अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जिन स्टोरीज चैनल। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाकर तमाम वीडियो नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। एक नौजवान की पुरतजस्सुस और हैरत अंगेज दास्तान हयात जिसको एक रूह की मदद हासिल हो गई थी। आए सुनते हैं नॉवल त्यागी की किस्त नंबर 5। कहीं नहीं, इस उल्लू की पट्टी को देखो, बोतल की तलछट भी चाट गई है। मेरा ख्याल है भैया कि अब तुम उसके साथ आराम करो, दिल भी बहल जाएगा, तकलीफ भी कम हो जाएगी और जाओ फिर भाग जाओ, मैंने कहा और रिमेश हंसता हुआ बाहर निकल गया। मेरा ख्याल था कि जेन आउट हो गई है और अब वो हवास की बातें नहीं कर सकती, लेकिन उसकी खामोशी उस वक्त तक रही जब तक रिमेश यहाँ मौजूद था। उसके जाते ही जैसे उसके हवास वापस आ गए और वह दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने दरवाजा बंद कर लिया और फिर वो मेरे नजदीक आ गई। ये सब क्या हो रहा है डार्लिंग? उसने मेरे सीने पे होंठ चिपकाते हुए कहा। बहुत खूब, आपको कुछ नहीं मालूम? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे कैसे मालूम हो? तुम लोग ऐसी जुबान में गुफ्तगू करते हो। वो सिर्फ अपनी मकसद बराबरी चाहती थी। मेरे साथ क्या हुआ है उसे उससे कोई गर्ज नहीं, और मैं भी इससे ज्यादा हैसियत नहीं देता था। और चूंकि उस वक्त मैं ज़हनी तौर पर ठीक नहीं था, इसलिए इस दिल बहलाने वाले सामान से पूरी तरह लुत्फ अंदोज होना चाहता था। एक बार फिर जेन का दूधिया जिस्म दुनियावी तकल्लुफात से आजाद हो गया था और उसके होंठों का नशा मेरे हवास पर छाता चला गया। क्या हो गया था? इन सारी बातों से बेनियाज हो गया। बस जेन के बदन से फूटी रोशनी हवास पे छाती चली गई। ट्यूबलाइट की चांदनी ने हवास छीन लिए और फिर सुबह को ही आंख खुली। जहन पर कोई भार नहीं था, बदन एक लज्जत आमेज थकन से चूर था और बस जेन अब मेरे नजदीक नहीं थी, कमरे में भी नहीं थी, न जाने कहाँ चली गई थी। काफी देर तक मैं बिस्तर पर पड़ा रहा। फिर जब मैंने महसूस किया कि कोई इस तरफ नहीं आएगा जब तक मैं ना बुलाऊं, तो मैं खुद ही उठ गया और रिमेश के कमरे की तरफ चला गया। रिमेश मजे से एक सोफे पर दराज अखबार पढ़ रहा था। पाँव मेज पर फैले हुए थे। मुझे देखकर उसने जल्दी से पाँव सुकड़ लिए और फिर अखबार मेज पर रखकर खड़ा हो गया। नमस्कार पिताजी, उसने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। नमस्कार, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। जाग गए? मैंने तो सोचा था कि आराम से सोने दूं, जब तक खुद ना जागो ना उठाऊं, रिमेश ने कहा। तुम्हारा शुक्रिया, मैंने बिजार से अंदाज में जवाब दिया। रिमेश के होंठों पर उसकी मखसूस शरारत आमेज मुस्कुराहट फैली हुई थी और वो शरीर सी निगाहों से मुझे देख रहा था। क्या बात है पिताजी, मूड ऑफ है? चंद साथ के बाद उसने कहा। कोई बात नहीं, वो ना जाने कहाँ चली गई। कौन? जेन? हाँ, जाएगी कहाँ सुसरी, बाथरूम में है। सच भैया, ये गोरी चमड़ी वाले ऊपर से जितने साफ नजर आते हैं अंदर से उतने ही गंदे होते हैं। और फिर ये नगर नगर फिरने वाले आवारा गर्द तो तुम देख ही चुके हो। बड़ी मुश्किल से साली को नहाने पर रजामंद किया है। क्यों? उसमें मुस्कुराने की क्या बात है? मैंने तीखी निगाहों से उसे देखा। एक बात तो बताओ भैया, तुम मेरी इस हरकत से नाराज तो नहीं हो? कौन सी हरकत से? साली खुद उठकर आ गई थी, नशे से चूर थी। मैं तो सो चुका था। उसने जोर जोर से झंझोड़ा तो उठ गया। कहने लगी, मिस्टर रंजीत तो मर चुके हैं और सोते में जहन यूं ही बेकाबू होता है, इसलिए मैं भी बेकाबू हो गया। रिमेश झींपे हुए अंदाज में हंसने लगा। वैसे मैंने एक बात खास तौर से नोट की थी। इससे कबल जब मैं इन चक्करों में नहीं था तो रिमेश मेरा बेतकल्लुफ दोस्त होने के बावजूद अपनी इन हरकतों को मुझसे भी छुपाता था और इन मामलात में झूठ बोलता था। लेकिन अब वो इन बातों को छुपाना जरूरी नहीं समझता था और खुलकर बात कर लेता था। बहरहाल मेरी जिंदगी तो अब बहल ही गई थी। इन बातों की परवाह कौन करता, लेकिन इन दिलचस्प बात पर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट जरूर आ गई थी कि जेन ने रिमेश को भी तन्हा नहीं सोने दिया। क्या सोच रहे हो भैया? रिमेश मुझे खामोश देखकर बोला। जेन ही के बारे में सोच रहा हूँ। उसका आप क्या करोगे? मैंने पूछा। जाहिर है बेकार चीज है, ज्यादा अरसे तक साथ भी नहीं रख सकते। कमबख्त ने एक बार भी अपने साथी के बारे में तशवीश नहीं जाहिर की। रिमेश ने ताज्जुब का इजहार किया। बड़ी साबिर और कानिया मालूम होती है, मैं मुस्कुरा कर बोला। और उसी वक्त वो साबिरा बाहर निकल आई। नहाने से निकल गई थी। खूबसूरत तो पहले भी थी, अब और खूबसूरत नजर आने लगी। हेलो जेन, मैंने मुस्कुरा कर उसे मुखातिब किया। नाश्ता? उसने तहकमाना लहजे में कहा। हाँ भाई, मंगवाओ, उसका हक बनता है, मैंने कहा और रिमेश उठकर नाश्ते का बंदोबस्त करने चला गया। जेन इत्मीनान से एक सोफे पर बैठकर बाल झटकने लगी। फिर वो अपने दांतों की नुमाइश करते हुए बोली, मुझे तुम दोनों ही बेहद पसंद आए हो। अगर तुम मुझे अपने साथ रखने पर आमादा हो जाओ तो मैं अपने साथी के पास कभी वापस जाने की कोशिश ना करूं। खूब, वो छोड़ेगा तुम्हें? ओहो, मेरे और उसके दरमियान छोड़ने या ना छोड़ने का कोई रिश्ता नहीं है, जेन ने जवाब दिया। क्या मतलब? बस अगर वो महसूस करेगा कि मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती तो वो मुझे साथ रखने की कोशिश नहीं करेगा। कमाल है, हालांकि तुम उसके कितने अरसे की साथी हो? हम लोग अरसे का तायुन नहीं करते, जेन ने जवाब दिया। अच्छे हो तुम लोग, मैंने एक तवील सांस लेकर कहा और उसी वक्त रिमेश वापिस आ गया। वेटर
वेटर उसके साथ था जो नाश्ते की ट्रे हाथों में थामे हुए था। उन्होंने ट्रे मेज के नजदीक लाकर रख दी और हम लोग नाश्ते में मसरूफ हो गए। जेन बेतकल्लुफी से नाश्ते पर हाथ साफ कर रही थी। अजीब सी लड़की थी। बहरहाल नाश्ते के दौरान हम लोगों ने इस सिलसिले में कोई गुफ्तगू नहीं और फिर नाश्ता खत्म किया। जेन ने कुर्सी की पुश्त से टिक कर पाँव फैला दिए। बज़ाहिर उसके अंदाज से ये नहीं मालूम होता था कि वो हमारे पास से जाने का कोई इरादा रखती है, लेकिन हम उसकी मौजूदगी में कोई गुफ्तगू करना पसंद नहीं करते थे। जेन, मैंने उसे आवाज दी। हाँ, उसने मेरी तरफ देखा। तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मेरे प्रोग्राम मेरे अपने कहाँ हैं? बस तो तुम आराम करो, हम लोग जरा गुफ्तगू करेंगे। ठीक है। जेन कमरे से उठकर चली गई और अब कमरे में रिमेश और मैं रह गए थे। मैंने एक गहरी सांस लेकर रिमेश की तरफ देखा। अब बताओ क्या प्रोग्राम है? जो आपका प्रोग्राम पिताजी। नहीं रिमेश, ये जो कुछ हो रहा है मेरे ख्याल में हमारे लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज की हैसियत रखता है। मैं तहैया कर चुका हूँ कि अपनी माता जी के कातिल को कैफर किरदार तक जरूर पहुँचाऊंगा और प्रकाश कुमार वर्मा जी ने जिस तरह अपना जाल बिछाया है, जितनी फुर्ती से वो मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये बात मेरे जहन में जस कर रह गई है कि पिताजी जल्द अज जल्द मुझे अपने रास्ते से हटा देना चाहते हैं। भगवान की सौगंध रिमेश, अगर पिताजी को मेरी जान की जरूरत थी तो मैं बखुशी अपना प्राण उनके हवाले कर देता, लेकिन इस शक्ल में, जब वो मेरे पिता की शक्ल में मेरे सामने आते। लेकिन अब वो एक कातिल की हैसियत से मेरे सामने आए हैं, मेरी माँ के कातिल की हैसियत से, और मैं गंदा खून नहीं हूँ कि अपनी माँ का इंतकाम ना ले सकूं। बस मेरी तमन्ना है कि मैं अपनी माँ के कातिल को काफिर किरदार तक पहुँचाऊँ। मैं हर तरह तुम्हारा साथी हूँ। करना क्या चाहिए अब? मैंने पूछा। बस इस मामले में अपनी खोपड़ी सुस्त है। हाँ, तुम एक कदम भी मुझे पीछे ना पाओगे। मसला ये है रिमेश कि मैं पिताजी के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जो बराह रास्त उन्हें ये एहसास दिला दे कि उनकी औलाद ने उनके साथ बुरा सलूक किया। हालांकि तुम देख रहे हो कि उन्होंने जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है यार, मामला ही ऐसा है। भला बाप बेटे के दरमियान भी कोई जंग होती है? रिमेश ठोड़ी खिजाते हुए बोला। नहीं रिमेश, मेरा ख्याल है उन्होंने अपने और मेरे दरमियान से बाप और बेटे का रिश्ता खत्म कर दिया। रिश्ते कहाँ खत्म होते हैं रंजीत भैया? बस भगवान जाने संसार में कैसे कैसे मनुष्य होते हैं। वो सब कुछ कर लेते हैं जिसे करना अच्छी बात नहीं होती। रिमेश ने कहा। बहरहाल कुछ भी है रिमेश, मैं पिताजी को माफ नहीं करूंगा और अब वो जो कुछ कर रहे हैं उन्हें उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। बात सिर्फ ये है कि हम उन्हें जिद पहुंचाने के लिए कौन सा कदम उठाएं। भैया, अगर किसी दूसरे का मामला होता तो मैं सीधी सीधी बात कहता तुमसे कि पिस्तौल मुझे दो, मैं जाऊं और पूरी 6 की 6 गोलियां उसके सीने में उतार आऊं। रिमेश, तुम्हारे लिए ये सब कुछ बासानी कर सकता है, लेकिन मामला पिताजी का है और तुम्हारे पिता को मैं अपने पिता समान समझता हूँ। हाँ रिमेश, ठीक है, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा और फिर गर्दन झुकाकर कुछ सोचने लगा। फिर मैंने चौंक कर रिमेश की तरफ देखा और बोला, तुम खुद भी तो इस सिलसिले में उलझन का शिकार हो गए हो। मैं? रिमेश ने ताज्जुब से पूछा। हाँ, शंकर राय कुछ भी है, तुम्हारा भाई तो है। तो फिर उससे क्या फर्क पड़ता है भैया? फर्क तो बहुत पड़ता है रिमेश। तुम्हारा भाई मेरे लिए बहुत बड़ी हैसियत रखता है, लेकिन अब तो मुझे ये यकीन हो चला है कि वो किसी न किसी तरह प्रकाश कुमार वर्मा का मुआविन जरूर है। हम इस यकीन को पाया तकमील तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे भैया, रिमेश ने कहा। इस शख्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिसका नाम बांदू है? बांदू? रिमेश भारी आवाज में बोला। मुझे उसके बारे में कुछ मालूमात हासिल हुई थी और उसके नतीजे में मैं उसके पीछे वहाँ तक पहुँच गया। गोया मेरा अंदाजा दुरुस्त था, लेकिन भैया उसको जिस अंदाज में ले गए हैं उसके बारे में मालूम करना पड़ेगा कि उन्होंने उसका क्या किया। मेरा ख्याल है तुम मुझे इजाजत दो, मैं सबसे पहले इस बारे में मालूम करता हूँ। उससे कम से कम ये बात तो खुलकर सामने आ जाएगी कि एसपी शंकर राय किस हद तक अपने फराइज की अंजामदही कर रहे हैं और किस हद तक किसी के आलाकार बने हुए हैं। बहुत बड़ा काम है रिमेश, मैं तुम्हारे इस एहसान को सर से कैसे उतारूंगा? पिताजी बेकार बातें ना करें, मैं आपकी गर्दन पर घूंसा भी रसीद कर सकता हूँ, रिमेश ने कहा और मैं हंसने लगा। फिर रिमेश मुझसे इजाजत लेकर चला गया और मैं ख्यालात में डूब गया। जो कुछ हो गया था, जो कुछ हो रहा था, ये बस ख्वाब की बातें मालूम होती थी, लेकिन बहरहाल इस ख्वाब की हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं जो अब से कुछ अर्सा कबल एक करोड़पति बाप का बेटा था, अब एक कलाश इंसान के सिवा कुछ ना था। हाँ, एक ऐसा इंसान जिसकी अपनी कोई हैसियत ना थी, जो फिलहाल अपने एक दोस्त के रहमो करम पर था। अगर रिमेश जैसा दोस्त मुझे ना मिला होता तो न जाने मुझे कहाँ कहाँ मारा मारा फिरना पड़ता। और फिर एक बार मुझे वो याद आ गई। हाँ, एक और हस्ती जो ना जाने कौन थी, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता था, लेकिन जो मेरे कदम कदम की साथी थी। दिल एक बार फिर जोर से धड़का। ये उसकी याद थी। आखिर वो इतनी देर से कहाँ गायब थी? मेरे पास क्यों नहीं आई? मैंने खलूसे दिल से उसे याद किया। कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई हो? मैं तन्हा हूँ। क्या तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया है? मेरे मुंह से मदद भरी आवाज निकली और उसने मुझे मायूस नहीं किया। खुशबू का एक झोंका मेरे नथनों से टकराया और मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा।
रेशमी लिबास की सरसराहट मेरे कानों से टकराई और मैं चारों तरफ आंखें फाड़ने लगा। प्राणनाथ, एक शीरीं आवाज मेरे कानों से टकराई। कहाँ चली गई थी तुम? मुझे क्यों छोड़ गई थी? देखो मेरे ऊपर क्या बीत गई। मैं तुम्हें इसलिए याद नहीं कर रहा था कि तुम मेरी मदद करो, बस मेरा दिल अंदर से तुम्हें पुकार रहा था। बताओ तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों भूल गई मुझे? मैं किसी भी हैसियत से तुम्हारा कुर्ब चाहता हूँ, मैंने कहा। ओ प्राणनाथ, सुंदर श्याम, गुन तुमरे गाऊं, चाहे मिथिला रहूं, चाहे गूकल बसूं, नैन दीप जलाऊं, तुम्हारे दर्शन करूं, जन्म जन्म सुख पाऊं। उसका मद भरा गीत मेरे कानों में गूंजने लगा और मुझ पर वही सहर की सी कैफियत तारी हो गई, एक अनोखी कैफियत। जहन सरूर में डूब गया। ये आवाज, ये हस्ती पूरे तौर पर मेरे ऊपर हावी हो चुकी थी। ना जाने किन किन चक्रों में फंस गया था। पिताजी की बातों ने जहन खराब कर दिया। जिंदगी का रुख न जाने किस तरफ मुड़ गया। बहुत से ख्यालात, बहुत से अफकार परेशान जहन को परागंदा किए हुए थे और ऊपर से ये आवाज। मत भरा गीत जारी रहा और फिर खनकती हुई सी हंसी सुनाई दी। तुमसे दूर रहकर कैसे जिंदा रहूंगी प्राणनाथ? उसने कहा। जिंदा? मैंने मुतहय्यर अंदाज में कहा। हाँ प्राणनाथ, मैं अपने मन में जिंदा हूँ। उसने कहा, ये ठीक है कि तुम्हारी आंखें मुझे नहीं देख सकती। मैं जन्म जन्म की कर्मों जली हूँ, संसार कुशट भूख रही हूँ, पर नित समय जरूर आएगा जब जीवन पर दे धावन होगा, तब तुम मुझे देख भी सकोगे। ओ, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। कुछ ना जानो महाराज, कुछ जानने की कोशिश ना करो मेरे सुंदर श्याम। बस दासी को सेवा में रहने दो। समय आने पर तुम्हारे चरणों में आ जाऊंगी। अभी ऐसे ही रहने दो। मैं परेशान हूँ। क्या तुम मुझे अपना नाम भी ना बताओगी? नाम? उसने सरसराती आवाज में कहा। चंद साथ खामोश रही, फिर वो कहने लगी, मेरा नाम कहीं तुम्हें संकट में न डाल दे, तुम परेशान ना हो जाओ। नहीं, मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ, मैंने जिद की। रूपा, उसने कहा, लेकिन मेरे जहन में कोई खास तस्वुर बेदार नहीं हुआ और मुझे गहरी गहरी सांसों की आवाजें अपने नजदीक सुनाई दी। चंद साथ खामोश रही, फिर मैंने कहा, तुम्हारा नाम भी उस खुशबू की तरह सुंदर है जो तुम्हारे आने से फैल जाती है। मैं शिद्दत से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं खुद भी तो तुमसे दूर रहना नहीं चाहती श्यामू, पर नित नए रास्तों के पत्थर मेरे पैर घायल कर देते हैं। बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं तुम तक आने के लिए। वो उदास लहजे में बोली। लेकिन फिर तुम मेरे पास क्यों आती हो? मैंने पूछा। तुम्हारे दर्शन करने, तुम्हारी रक्षा करने। तुम जो जीवन मरण की एक ही कहानी। तुम अगर मुझे अपने बारे में नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी तरफ से उलझा ही रहूंगा। मेरा दिल चाह रहा था कि तुम मेरे पास आओ, मुझसे मिलो, लेकिन मैं कितना मजबूर हूँ कि अपनी मर्जी से तुम्हें अपने नजदीक भी नहीं बुला सकता। रंजीत ने कहा, सुंदर श्याम, गुन तुमरे गाँव, मैं खुद भी तुमसे दूर रहना नहीं चाहती, मगर मैं ये कह चुकी हूँ कि अभी जीवन के बहुत से कष्ट भुगतने हैं। भगवान करे उसके बाद हमारे रास्ते में कोई पत्थर ना रहे। तुम्हें मालूम है मेरे ऊपर क्या बीत रही है? मैंने पूछा। हाँ, मुझे मालूम है। मैं जख्मी भी हो गया हूँ। हाँ, तुम घायल भी हो गए हो, मगर तुम्हें ऐसा कोई खतरा नहीं कि मैं तुम्हारी सहायता को आती। मुझे मालूम था कि तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास है। ओह अच्छा, मैंने शाने हिलाते हुए कहा। मुझसे कोई काम है प्राणनाथ? कोई काम नहीं है, बस तुम्हें याद कर रहा था, तुम आ गई। तुम्हारी आवाज सुन ली, तुम्हारी खुशबू महसूस कर ली। देख तो नहीं सकता, बस इतना ही काफी है। हाँ, एक बात और कहूँगा, वो ये कि आती रहा करो। जरूरी नहीं कि जब मैं किसी मुसीबत में गिरफ्तार हूँ तो तुम मेरी मदद के लिए आओ। वैसे भी मैं तुम्हारा मुंतजिर रहता हूँ। और चंद साथ के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। अलबत्ता हवा में गहरी गहरी इंसानी सांसें सुनाई दे रही थी, जैसे वो बेहद जज्बाती हो रही हो, जैसे उसके सीने में बहुत से तूफान उठ रहे हों। रूपा, मैंने पुकारा। प्राणनाथ, वो जज्बाती लहजे में बोली। खामोश क्यों हो गई? सोच रही थी प्राणनाथ, भगवान की सौगंध, ये जन्म जन्म की प्यासी थी जो आज भी है। तुम्हारे मन में मेरी आशा पैदा हो गई। ये मेरी आशाओं का फल है, ये मेरी बरसों की तपस्या का भोग है। अफसोस तुमसे तुम्हारे बारे में पूछता हूँ तो कुछ मालूम नहीं कर पाता। तुम कौन हो, क्या हो? बस मेरे लिए तो तुम सिर्फ एक उलझन के सिवा कुछ नहीं हो। मैं जाऊँ प्राणनाथ? आवाज उभरी। ऐसी जल्दी क्या है? बाहर कुछ लोग आए हैं, अब वो तुम्हारे पास पहुँचने वाले हैं, उसने बताया और मैं चौंक पड़ा। कौन आया था? मैंने दरवाजे की तरफ देखा और फिर महसूस किया जैसे रेशमी लिबास की सरसराहट गूंज रही हो, शायद वो वापस जा रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता खुशबुएं भी रुखसत हो गईं, वो चली गई, जिसका मुझे बखूबी एहसास हो गया था। लेकिन उसकी दी हुई इत्तला गलत नहीं थी। रमेश और शंकर राय दोनों दरवाजे तक पहुंच चुके थे। उन्होंने अंदर आने की इजाजत तलब की और फिर मेरे पास पहुंच गए। शंकर राय के चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। रमेश काफी संजीदा नजर आ रहा था, लेकिन इन दोनों के पीछे जो शख्स अंदर आया, इसे देखकर मुझे वाकई हैरत हुई। ये जेन का साथी था, वही गैर मुल्की जिसे शंकर राय ने चर्च के इल्जाम में पकड़ा था। उनका चेहरा तासुरात से आरी था, स्पॉट स्पॉट चेहरा,
हेलो रंजीत, शंकर राय ने बेतकल्लुफी से कहा। यार ये तुम्हारे मुंह से एसपी बहुत बुरा लगता है। क्या तुम रमेश की तरह मुझे भैया नहीं कह सकते? कह सकता हूँ शंकर राय जी, मगर ये लफ्ज कहते हुए डरता हूँ। अरे वो क्यों? भैया कहने के बाद बड़ी जिम्मेदारियाँ आयद हो जाती हैं और तुम जानते हो मुझ जैसा इंसान कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता। मेरी अपनी हैसियत ही क्या है, 2 कौड़ी का आदमी, एक बड़े बाप का बेटा, लेकिन पैसे पैसे को मोहताज और बेशुमार दुश्मनों में घिरा हुआ। तुम्हारा ख्याल गलत है, शंकर राय ने संजीदा लहजे में कहा। क्यों, कौन सा ख्याल गलत है? मैंने तंजिया अंदाज में पूछा। बस यही कि दौलत कोई हैसियत रखती है। तुम चाहो तो मुझे भैया कह सकते हो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन जहाँ तक दौलत का ताल्लुक है, मुझे दौलत से क्या सरोकार। हाँ ये भी ठीक है, आपको दौलत से क्या सरोकार, मैंने कहा। बैठिए शंकर राय जी। और रमेश सफेद फार्म गैर मुल्की के साथ एक तरफ बढ़ गया। उसने गैर मुल्की को बैठने का इशारा किया। शंकर राय मेरे सामने बैठ गया। और सुनाए भैया, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ भैया। वो आपने इस शख्स का क्या किया? कौन शख्स? शंकर राय किसी कदर उलझे हुए अंदाज में बोला। वही जिसका नाम तुमने बांधू लिया था। वो आदमी बहुत चालाक निकला, मेरे शिकंजे से निकल गया, शंकर राय ने जवाब दिया। और मैंने मानी खेज अंदाज में रमेश की तरफ देखा। रमेश के होंठों पर भी तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। एसपी शंकर राय ने हमारी मुस्कुराहट को नहीं देखा। वो अपने ही ख्यालात में गुम था और उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात नजर आ रहे थे। फिर काफी देर बाद उसने गर्दन हिलाई, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ओह हाँ, वाकई आप उसे कहाँ छोड़ेंगे भैया? लेकिन हैरत की बात है, वो आप जैसे ज़हीन अफसर के हाथ से निकल गया। मैंने किसी कदर तंजिया अंदाज में कहा। मैं जानता था तुम इस बात पर नाराज होगे, लेकिन बहरहाल मुझसे गलती हो गई। मैं उसे यहाँ से सीधा किसी पुलिस स्टेशन नहीं ले गया, बल्कि चूंकि रात ज्यादा थी इसलिए मैंने सोचा रात को इसे अपने जाती कैद में रखूं और उसके बाद सुबह को उसे पुलिस के हवाले कर दूं। अपनी दानिश मैंने उसके निकल भागने के सारे रास्ते मसलूत कर दिए थे, लेकिन वो निकल भागा। हाँ, तुम उससे ये भी ना पूछ सके होगे एसपी भैया कि उसने मेरे ऊपर कातिलाना हमला करने की कोशिश क्यों की थी। हाँ, मैं उससे मालूम नहीं कर सका। ताजुब की बात है, हालांकि एक पुलिस अफसर की हैसियत से तो आप उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठना चाहिए था जब तक आप उससे ये बात मालूम न कर लेते, मैंने कहा। और पहली बार शायद शंकर राय ने मेरे तंज को महसूस किया और उसकी आंखों में अजीब से तासुरात फैल गए। उसने मेरी तरफ देखा और फिर उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। पुलिस अफसर की हैसियत से तो मुझे बहुत सी बातों पर पुरसुकून से नहीं बैठना चाहिए रंजीत जी। क्या ख्याल है? उसने कहा। मसलन वो लड़की जिसकी लाश तुम्हारे बिस्तर के नीचे थी, क्या तुम्हारे लिए मैंने एक जुर्म की पर्दापोशी नहीं की? ओह, मैंने मानी खेज अंदाज में रमेश की तरफ देखा। रमेश के चेहरे पर गुस्से के आसार फैल गए और फिर उसने कुछ कहने के लिए होंठ खोले ही थे कि मैंने रमेश को खामोश रहने का इशारा किया और रमेश ने ना जाने खुद को किस तरह रोका। तब मैंने कहा, शायद आप ठीक ही कहते हैं एसपी साहब। वैसे बांधू के बारे में मैं आपको मालूमात फराहम कर सकता हूँ। क्या मतलब? आप चाहें तो मैं आपको उसकी रहायशगाह का पता भी दे सकता हूँ, रमेश ने कहा। जरूर चाहूँगा, बताओ, शंकर राय ने रमेश को घूरते हुए कहा। और रमेश ने बांधू के मकान का पता शंकर राय को बता दिया। शंकर राय ने उसे अपनी डायरी में नोट कर लिया। इसके अलावा भी मुझे उसके बारे में मालूमात फराहम कर सकते हो? उसके बारे में तो नहीं, लेकिन उसके बारे में जरूर मालूमात फराहम कर सकता हूँ जिसने बांधू को मुझे कत्ल करने पर आमादा किया, मैंने कहा। और इस बारे में तुम अपने बाप का नाम ही लोगे, शंकर राय ने कहा। ना लूं? मैंने शंकर राय से पूछा। भाई ये तुम्हारा बाप बेटों का मसला है, मैं क्या बोल सकता हूँ, लेकिन एक मशवरा जरूर दे सकता हूँ। जरूर शंकर जी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। जब तक इस बात का सबूत ना मिल जाए कि प्रकाश कुमार वर्मा तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम उस पर यकीन ना करो। अच्छी बात कही है आपने, लेकिन अगर सबूत मिल चुका हो तो? तुम्हें सबूत मिल चुका है? एसपी शंकर राय ने पूछा। हाँ, और मैं आपको बता भी चुका हूँ कि उस वक्त जब मैं खुदकुशी की नीयत से निकला था और फिर इत्तफाकिया तौर पर मेरी जान बच गई तो फायर करके मुझे हलाक करने की कोशिश की गई। फिर दूसरी बार मुझे एक लड़की के जरिए जहर दिलवाया गया। वहाँ नाकामी हुई तो उसने पिस्तौल से मुझे कत्ल करने की कोशिश की और मेरे हाथ से मारी गई। उस वक्त जब उसने मुझे अपने शिकंजे में कस लिया था, उसने मुझे बताया कि मुझे हलाक करने के लिए मेरे पिता ने उसे 2 लाख रुपए की पेशकश की है और उससे पहले उसका साथी भी मारा जा चुका है। उसकी मुराद उस शख्स से थी जिसने मुझ पर पहाड़ी पर फायर किया। ओह, तो क्या तुमने उसे भी कत्ल कर दिया? एसपी शंकर ने पूछा। मैंने नहीं कत्ल किया। फिर? बस मुझे नहीं मालूम कि उसके साथ क्या सलूक हुआ। लड़की ने मुझे यही बताया था। मैंने चालाकी से बात गोल कर दी। ठीक है रंजीत, तुम्हारे दलाइल किसी हद तक वजनी हैं, लेकिन तुम उन्हें सबूत तो नहीं दे सकते। मुमकिन है लड़की ने झूठ ही बोला हो। उसके अलावा तुमने मुझे अपनी माताजी के बारे में बताया था। मैंने इस बात को भी जहन से निकाला नहीं। यानी? मैंने पूछा। तुमने मुझे बताया था ना कि तुम्हारी माँ का कातिल वो शख्स नहीं है। मेरी मुराद हेनरी थॉमस से है, बल्कि खुद तुम्हारे बाप ने उन्हें गोली मारकर हलाक किया, एसपी शंकर राय ने पूछा।
हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। कोई सबूत है तुम्हारे पास? एक गवाह के सिवा कोई सबूत नहीं। तब फिर मुझे उस गवाह के बारे में बताओ। नहीं शंकर जी, अभी नहीं, आपको इंतजार करना पड़ेगा, मैंने तंजिया अंदाज में कहा। क्या मतलब? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? भरोसे की बात नहीं है एसपी साहब, बस मैं अपने तौर पर कुछ कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? मैं अपने पिताजी के खिलाफ सबूत मुहैया कर रहा हूँ और उसके बाद ही आपको आगाह कर सकता हूँ, मैंने जवाब दिया। और एसपी शंकर राय किसी गहरी सोच में गुम हो गया। कई मिनट की खामोशी के बाद उसने गर्दन उठाते हुए कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी। बहरहाल बांधू के बारे में मैं तहकीकात करूंगा और उसे जरूर तलाश कर लूंगा। और अब मुझे इजाजत दो। इन लोगों की क्या पोजीशन रही मिस्टर शंकर राय? मैंने सफेद फार्म गैर मुल्की की तरफ इशारा करके पूछा। मेरी मुराद उसी शख्स हेनरी थॉमस से है। बस यूं ही मेरे जहन में ये ख्याल आया। हल्के फुल्के से सबूत भी मिले थे, लेकिन पता चला कि ये मेरा अंदाजा दुरुस्त नहीं है। चुनाचे इस किस्म के छोटे मोटे मसाइल मैं नहीं देखता। तो वो लड़की, मैंने सवालिया अंदाज में एसपी शंकर को देखा। हाँ, उसे उसके हवाले कर दो। ठीक है, मुझे क्या इतराज हो सकता है? जैसे आपकी मर्जी, मैंने कहा। और एसपी शंकर आए मुझसे हाथ मिलाकर चला गया। तब मैंने सफेद फार्म नौजवान की तरफ देखा। वो खामोशी से मेरी जानिब देख रहा था। क्या ख्याल है दोस्त? मैंने मुस्कुराते हुए उससे पूछा। जेन कहाँ है? उसने कहा, मौजूद है। क्या मैं उसे बुलाऊं? उसकी जरूरत नहीं, मैं तुमसे ही कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ कहो, क्या बात है? तुम्हें इल्म है कि हम लोग क्लाश हैं। हमारे पास एक वक्त की रोटी के भी पैसे नहीं और उन्हें हासिल करने का कोई जरिया भी नहीं। चुनाचे तुम अगर चाहो तो जेन को कुछ अर्सा अपने पास रख लो। मुझे कुछ और रकम की जरूरत है। ओह, मैंने गर्दन हिलाई। तो ये बात है? हाँ, वो इतनी बुरी लड़की भी नहीं। लेकिन मेरे दोस्त, इसके अवज तुम ये रकम क्यों वसूल करना चाहते हो और उस सिलसिले में तुम क्या हक रखते हो? मैंने पूछा। ये बात तुम्हें जेन बता सकेगी? बराह करम मुझे उससे मिला दो। ठीक है, मिल लेना। अभी तो तुम यहीं आराम करो, मेरा दोस्त भी वापस आ जाए। मैं उससे मशवरा करने के बाद तुम्हें जवाब दे सकूंगा। ओहो, क्या मिस्टर रमेश को बुला कर लाऊं? सफेद फार्म ने पूछा। रमेश से बाहर मुलाकात हो गई। वो जेन के कमरे से निकल रहा था। मुझे देखकर रुक गया और सवालिया अंदाज में मेरी शक्ल देखने लगा। क्या भैया चले गए? उसने पूछा। हाँ। क्या बातें कर रहे थे? बहुत सी बातें, मैं तुम्हें तफसील से बता दूंगा। उस वक्त कोई खास बात है? हाँ। तो कहो। जेन का साथी मेरे कमरे में बैठा हुआ है। क्या भैया उसे छोड़ गए? हाँ। क्यों? बस उसके ऊपर से जुर्म खत्म हो गया है। तो अब वो कहाँ है? अपनी साथी को ले जाने के लिए। ओ, जरा जल्दी नहीं हो जाएगी पिताजी? रमेश ने कहा। तुम बताओ, मैंने उसकी जानिब देखते हुए कहा। मेरा दिल तो अभी भरा ही नहीं। आगे तुम्हारी मर्जी। हम चाहे तो उसे रोक भी सकते हैं। मेरा मतलब है, जेन चाहे तो। उसकी क्या तरकीब हो सकती है पिताजी? रमेश ने मुझे देखते हुए कहा। दौलत। जाहिर है ये लोग दौलत के भूखे होते हैं। तो फिर ठीक है, कुत्ते के आगे हड्डी डाल दो। तो ओके, मैं उससे कह देता हूँ, मैंने कहा। और रमेश ने मेरे शाने पर हाथ रख दिया। लेकिन मुझे तफसील से तो बताते जाओ भैया। बता दूंगा यार। उससे कहो कि जेन अभी चंद रोज हमारे पास रहेगी। लाओ कुछ करेंसी दो। और रमेश ने अपनी जेब में से चंद नोट निकालकर मेरे आगे बढ़ा दिए, जिन्हें लेकर मैं वापस अपने कमरे में आ गया। और फिर मैंने वो नोट सफेद फार्म के सामने डाल दिए। सफेद फार्म की आंखों में बेपनाह चमक पैदा हो गई। उसने नहायत प्यार से वो नोट उठाए और मुस्कुराने लगा। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर। अब आप जेन को जितने दिन चाहे रखें, लेकिन मेरी उससे मुलाकात करवा दें। सफेद फार्म ने दांत निकालते हुए कहा और मैंने गर्दन हिला दी। सफेद फार्म नौजवान उस कमरे में चला गया जहां जेन मौजूद थी और मैंने रमेश को आवाज दे दी। रमेश मेरे पास आ गया और फिर वो मेरे नजदीक आकर बैठ गया। उसकी सवालिया निगाहें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। तब मैंने उसे एसपी शंकर राय से होने वाली गुफ्तगू के बारे में सब कुछ बता दिया और रमेश गर्दन हिलाने लगा। फिर अब तुम्हारा क्या ख्याल है भैया? इन हालात की रोशनी में तुम खुद ही सोच सकते हो रमेश। अगर हम एसपी शंकर राय के बारे में दूसरे अंदाज में सोचें तो हमें एहसास हुआ है कि वो बांधू को सिर्फ इसलिए निकाल कर ले गए थे कि हमारे चुंगल से उसे बचाएं और उसका राज फाश न होने दें। रही प्रेमा की बात, तो वो बेवकूफ लड़की शायद जोश में ये सब कुछ बता गई, लेकिन अब कार्ड शंकर राय के हाथ में भी नहीं है। हाँ, ये तो ठीक है, मगर अब हमारा क्या इकदाम होगा? इस सिलसिले में एक लंबा प्रोग्राम बनाना होगा रमेश। और मैं खासी संजीदगी से सोच रहा हूँ कि पिताजी की इन चेहरा दस्तियों से निजात हासिल कर लूँ और उनके लिए कोई ऐसा प्रोग्राम बनाऊं जिससे मेरा इरादा पूरा हो सके। मैंने कहा, ठीक है भैया। रमेश कदम कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम इस बात की बिल्कुल फिक्र ना करो। मुझे कोई फिक्र नहीं है रमेश। बिलाशुबा मैं तुम जैसे दोस्त पर फख्र करता हूँ, मैंने जवाब दिया। और रमेश गर्दन हिलाने लगा। काफी देर तक हम लोग खामोश बैठे सोचते रहे। मैं दर हकीकत पिताजी के बारे में सोच रहा था। प्रकाश कुमार वर्मा जी ने जिस तरह मेरे खिलाफ साजिश शुरू की थी, उससे अंदाजा होता चला था कि वो जल्द अज जल्द मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे। लेकिन मैं भी मौम का बना हुआ ना था। उसके अलावा गोखला से भी मुलाकात हो चुकी थी। रमेश काफी देर तक खामोश बैठा मेरी शक्ल देखता रहा। फिर उसने एक गहरी सांस लेकर पूछा, ये बातें तो होती रहेंगी भैया, अब ये बताओ कि इस लड़की के बारे में क्या इरादा है?
तुम इसे पसंद करते हो रमेश? मुझे कोई खास दिलचस्पी नहीं है, जब तक चाहो यहाँ रहो, फिर यहाँ से कहीं और चलेंगे। मैंने कहा, कहाँ चलेंगे भैया, कोई फैसला किया है? रमेश, हमारी जिंदगी अब एक ऐसे रास्ते पर आ चुकी है जहाँ हम फैसलों के पाबंद नहीं हो सकते। अजीब बात है, बड़ी अनोखी, लेकिन बहरहाल इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये बाप और बेटे की जंग है। मैं पिताजी को कोई ऐसा नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता हूं कि बराह रास्त मेरे हाथ से पहुंचे। मैं उन्हें उनकी तमाम सियाकारियों समेत रिहा कर देना चाहता हूं। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूं कि मेरी मां का कातिल है ये, जो अपने चेहरे पर न जाने कितने खोल चढ़ाए बैठा हुआ है, जिसने अपनी बीवी को, मेरी मां को कत्ल किया है। मेरा चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। फिर मैंने अजीब से लहजे में कहा, एक बात कहूँ, बुरा तो न मानोगे रमेश? नहीं भैया, तेरी बात का बुरा क्यों मानूंगा, खुलकर कहो। देखो रमेश, मैं नहीं कह सकता कि मेरी जिंदगी किस डगर पर चलने वाली है। मेरे रास्ते बड़े टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। मुझे खुद से दूर की कोई चीज नजर नहीं आती। नहीं जानता कि पिताजी से इस मुकाबले में मुझे किन किन मुश्किलात से दो चार होना पड़ेगा, किन किन हादसात का शिकार होना पड़ेगा। हमारा मुस्तकबिल हमारे सामने नहीं है। कम से कम मैं नहीं कह सकता कि मैं अपना पायलट ट्रेनिंग का कोर्स पूरा कर सकूंगा या नहीं। बात यह है रमेश, इंसान जिंदा रहता है चंद ऐसे सहारों के साथ जो उसकी जिंदगी में कोई नुमाया हैसियत रखते हैं। मेरे साथ बज़ाहिर कोई ऐसा सहारा नहीं है। माँ की मौत मेरे जहन में थी, लेकिन इस शक्ल में कि बहरहाल वो मर गई। अब उसके अलावा बाप का मसला था। बाहर सूरत कैसा भी था, पिताजी मुझसे नहीं मिलते थे। मैंने कभी गौर भी नहीं किया था कि मुझे बोर्डिंग में एक मखसूस रकम का चेक क्यों मिल जाता है। मैंने ये अंदाजा भी नहीं लगाया था कि पिताजी मुझे खुद से दूर क्यों रखते हैं। रमेश, मैं अपने मुस्तकबिल से मोहब्बत जरूर करता था, लेकिन माँ की आत्मा से भी मुझे मोहब्बत है। मैं अपनी माँ की रूह को भी शांति पहुँचाना चाहता हूँ। रमेश के चेहरे पर जज्बात बिखरे हुए थे। उसकी आंखों में हल्की सी नमी उभर आई। फिर उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, ये बात कहकर क्या जाहिर करना चाहते हो पिताजी? हम दोनों की जिंदगी का एक मकसद था। हम मुस्तकबिल में एक ऐसी जिंदगी इख्तियार करना चाहते थे जो बावकार हो। इससे कबल मैं करोड़पति प्रकाश कुमार वर्मा का बेटा था। इस हैसियत से मैं अपना काम मुकम्मल करके उम्दा हैसियत इख्तियार कर सकता था, लेकिन हालात किस कदर बदल चुके हैं। मेरा मरबी, मेरा सरप्रस्त, मेरा बाप अब मेरा बदतरीन दुश्मन है। क्या इसके बावजूद मैं अपने बेहतर मुस्तकबिल के बारे में सोच सकता हूँ? मेरा ख्याल है काफी मुश्किलात पेश आएंगी। रमेश ने कहा, यही मैं कहना चाहता था। हमारा मुकाबला एक सरमायादार से है जो अपने सरमाए के बल पर जहाँ हम जाते हैं हमारा ताक़ुब कर रहा है। हमारे लिए उसने दुश्मनों की एक फौज तैयार कर रखी। बिलाशुबा यही बात है। पर रमेश ने मासूमियत से पूछा। मैं उससे वो बात साफ साफ कहते झिझक रहा था जो मैं कहना चाहता था, लेकिन मैं संजीदा था। रमेश, तुम खुद ही समझने की कोशिश करो। कह दो भैया, कह दो। मैं बेहद मजबूत दिल रखता हूँ, बड़ी से बड़ी बात कह दूं। रमेश गैर है और गैरों का दिल रखने से क्या फायदा? समझने की कोशिश करो रमेश, मैंने संजीदगी से कहा। समझा दो भैया, दिल से कह रहे हो ये बात? रमेश ने पथरीले लहजे में कहा। हाँ रमेश, एक दोस्त होने के नाते से तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाहिशमंद हूँ। दोस्ती की बात क्यों करते हो भैया? संसार में सिर्फ एक इसार पसंद इंसान है जो दोस्ती के नातों की बड़ी कदर करता है, बड़ी इज्जत करता है, और उसका नाम रंजीत है, सिर्फ रंजीत प्रकाश। रमेश ने तंजिया अंदाज में कहा। रमेश, बस बस रहने दो भैया, आज तक की मोहब्बत से सिर्फ तुमने यही अंदाजा लगाया है। रमेश के बारे में तो ठीक है, मैं चला जाऊंगा। रमेश उतना ही नीच इंसान है, वो तुम्हारे जैसे इंसान के काम आने के काबिल नहीं है। रमेश, मैंने एहतजाजी लहजे में कहा। तुम कैसी बातें कर रहे हो? कब चला जाऊं भैया? क्या आज ही? रमेश ने पूछा। रमेश, नाराज मत हो मेरे दोस्त, ठंडे दिल से गौर करो। ये तो सोचो मैं कहना क्या चाहता हूँ। मुझे जलील करना चाहते हो और बस? ये बात नहीं है रमेश, मैंने शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा। फिर तुम यही कहना चाहते हो भैया कि रमेश एक अच्छा दोस्त नहीं है? तुम हो जो अपने दोस्त के मुस्तकबिल के बारे में सोचते हो, उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देना चाहते। ये भी सोचो तो भैया, कोई दूसरा भी सीने में जज्बात रखता है, कोई और भी दोस्ती निभाना जानता है। मैं तुम्हारे लिए संसार छोड़ने को तैयार हूँ और तुम मुझे खुद से दूर करने की कोशिश कर रहे हो। रमेश मेरे यार, मैंने उठकर उसे सीने से भींच लिया। रमेश की पुरखुलूस नाराजगी ने मेरा दिल बढ़ा दिया। रमेश मेरे सीने से लगा रहा और फिर सफेद फाम की आमद ने हमें चौंका दिया। ओह, क्या तुम्हारे दरमियान मखल हुआ हूँ शरीफ आदमियों? उसने झिझकते हुए कहा। नहीं, आओ, मैंने कहा और वो हमारे करीब आ गया। मिल गए जेन से? रमेश ने पूछा। हाँ, वो तुम लोगों से बहुत मुतासिर है, तुम्हारे पास से जाने का इरादा ही नहीं रखती, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, फिर अब क्या ख्याल है?
वो तुम्हारे साथ रहने पर तैयार है, लेकिन हम खुद भी ज्यादा अरसा यहाँ नहीं रहेंगे। जब तक हम यहाँ हैं तुम हमारे साथ रुको। मैं जेन के साथ रहूंगा, मेरा मतलब है उसके कमरे में, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैं बेजरर इंसान हूँ। उसने कहा। हम खामोश हो गए। जेन का साथी थोड़ी देर तक हमारे साथ बैठा रहा और फिर वो हमसे इजाजत लेकर उठ गया। कहाँ जा रहे हो? मैंने पूछा। ओ जनाब, दरअसल मैं तो कुछ बुरी आदतों का शिकार हूँ, उनकी तकमील जरूरी है, उसने गर्दन घुमाते हुए कहा और हम दोनों ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बाहर निकल गया। मैंने गहरी सांस लेकर रिमेश की तरफ देखा और उसने शाने हिला दिए। फिर हम दोनों ने काफी देर तक एक दूसरे से कोई गुफ्तगू नहीं की, दोनों ही सोच में गुम हो गए। रिमेश, मैंने रिमेश को आवाज दी। तुम्हारे जहन में इस बारे में कोई मशवरा है? किस बारे में? पिताजी के बारे में। अफसोस ये मौजू मेरे लिए बहुत नाजुक है, रिमेश ने कहा। क्यों? बहरहाल वो तुम्हारे पिता हैं रंजीत। अगर तुम उनकी तरफ से बरगुश्ता ना होते तो मेरे लिए वो किस कदर काबिल एहतराम थे। लेकिन रिमेश, तुम भूल रहे, पिता तो बड़ी अजीम चीज होता है। तुमने सड़कों पर भीख मांगने वाले किसी भिखारी को देखा है जो टांगों से माजूर होता है, लेकिन उसके सीने की पूरी चौड़ाई में उसकी औलाद का सर लगा होता है और वो उसके लिए भीख मांगता है। भगवान की सौगंध, पिता की हैसियत से वो अजीम होता है। हाँ ठीक कहते हो, रिमेश ने तायद की। भगवान की सौगंध, ये तो मोहब्बत के सौदे होते हैं, दौलत क्या हैसियत रखती है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। रिमेश, मैं तुम्हें क्या बताऊं, क्या हाल होता है मेरे दिल का जब मैं सोचता हूँ कि मेरी माताजी की हैसियत शराब की चंद बोतलों से भी कम कर दी गई। उसे शराब की चंद बोतलों के ज़िया पर बेदर्दी से गोली मार दी गई। मैंने आंसू पीते हुए कहा। रिमेश भी अफसुर्दा हो गया। काफी देर तक खामोशी रही। फिर मैंने ही रिमेश को मुखातिब किया। मैं उनसे सारे नाते तोड़ चुका हूँ रिमेश। फिर भी रंजीत, तुम आखिर क्या चाहते हो? अभी तक इसका फैसला नहीं कर सका हूँ। अभी तो प्रकाश कुमार वर्मा का वक्त है। अभी तो सिर्फ बचाव करना है, वार करने का वक्त तो अभी दूर है, लेकिन हम वार जरूर करेंगे। और उस वक्त मेरी मुठ्ठियां भींच गईं, मेरी आंखें पुरख्याल अंदाज में फैल गईं। बस तो ठीक है भैया, नहायत सुकून से काम करेंगे, किसी भी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है हमें इस सिलसिले में एक लायहा अमल बना लेना चाहिए। मेरा मकसद भी यही है रिमेश। इतना अंदाजा तो तुम जरूर लगा सकते हो कि मेरा जहन अभी ज्यादा ठीक नहीं। मैं अभी सदमे से दो चार हूँ। भगवान की सौगंध, ये सदमा इसलिए नहीं कि मैं करोड़ों की जायदाद से महरूम हो गया हूँ। मैं लानत भेजता हूँ उस दौलत, उस जायदाद पर जिसके होते हुए मेरी माताजी के साथ ये सलूक हुआ। मुझे तो बस इस बात का दुख है कि मेरी माँ के साथ ऐसा सलूक हुआ। हाँ, दौलत की क्या बात है रंजीत, उसे तो जब चाहे हासिल किया जा सकता है। हम दोनों न जाने कब तक बातें करते रहे। फिर रिमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, इस मुश्तरका महबूबा के बारे में क्या ख्याल है? मुश्तरका ही रहेगी, मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल ठीक, बुला डालिए, बोरियत हो रही है, मैंने कहा और रिमेश बाहर चला गया। थोड़ी देर के बाद मिस जेन के साथ आया। जेन ने देखकर आंखें बंद करके मुस्कुराई। हेलो जेन। हेलो, मैं कैसे याद आ गई? गलत फहमी का शिकार, रिमेश बुरा सा मुंह बनाकर उर्दू में बोला। औरत है आखिर। हाँ, औरत किसी भी मुल्क की हो, कैसी भी हैसियत रखती हो, गलत फहमी का शिकार जरूर होती है। क्या तुम मेरे बारे में गुफ्तगू कर रहे हो? जेन ने वहाँ पर बैठते हुए पूछा। हाँ, रिमेश का कहना है कि तुमसे ज्यादा हसीन लड़की रोए जमीन पर नहीं। वो कहता है कि इसने इससे कबल इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। ओ शुक्रिया, हिंदुस्तानी मर्द भी मर्दानगी का आला नमूना होते हैं, जेन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों बेड़ा गर्क कर रहे हो बेचारी का? अगर उसे इस बात पर यकीन आ गया तो क्या होगा पिताजी? रिमेश ने कहा। ये गलत फहमी ही औरत की जिंदगी होती है, मैंने हंसते हुए कहा। और फिर बाकी वक्त हमने जेन से तफरी हासिल करते हुए गुजारा। रात को जेन हमारे साथ ही थी। रिमेश ने विस्की मंगवाई और जेन बिलानोशी का मुजाहरा कर रही थी। रिमेश को ताव आ गया और मिस जेन से मुकाबला करने लगा। भला एक लड़की उसे शराब नोशी में मात दे रही थी। बेवकूफ को ये एहसास नहीं हो रहा था कि वो कौन है। नशा जिनके लिए कोई हैसियत नहीं रखता, वो तो ऐसे गंदे नशे के आदी होते हैं जिनसे शैतान भी पनाह मांगे। मैं इन दोनों के मुकाबले में तो नहीं पी रहा था, लेकिन उस वक्त न जाने क्यों मेरा भी हाथ रोकने को दिल नहीं चाह रहा था। खासी शराब मेरे मैदे में जा चुकी थी। मैंने नया पैक बनाया और चौंक पड़ा। मेरी जानी पहचानी खुशबू मेरे नथनों से टकराई और मेरा हाथ रुक गया। मेरी निगाहें चारों तरफ भटकने लगी। तब मेरे कानों में उसकी शीरीं आवाज उभरी। श्याम सुंदर, मनमोहन, मुझे तलाश कर रहे हो? मैंने बुखलाए हुए अंदाज में जेन और रिमेश की शक्ल देखी और उसकी आवाज दोबारा उभरी। भूल जाते हो प्राणनाथ, मैं बता चुकी हूँ कि मेरी आवाज तुम्हारे सिवा और कोई नहीं सुन सकता। ओ हाँ, मैं भूल गया था। तुम कहाँ हो रूपा? तुम्हारे चरणों में, तुम्हारी सांसों के बिल्कुल करीब। हाँ, मैं तुम्हारी खुशबू महसूस कर रहा हूँ। मेरे कान तुम्हारे लिबास की सरसराहट सुन रहे हैं। मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ श्याम। ओ रूपा, तुम मेरे सामने क्यों नहीं आ जाती? सुंदर श्याम,
परहन के हया में यूं आग ना लगाया करो, तुमरे गुण गाते जीवन बिताऊं, तेरे प्रेम के बंधन जोड़ूं, जुगत जग फिरूं, मन को रोग लगाऊं, मेरे बस में होता तो तेरे चरणों में धूल बनकर आ बसती, कहीं ना जाती, पर परहन के भाग में अभी काली रातें सो रही हैं, सवेरा निकल आने दो भूर, हो जाने दो। कब होगी भूर? मैंने पूछा। अवश्य होगी, चिंता ना करो, भूर जरूर होगी महाराज। मेरे प्रेम कन्हैया, आह रूपा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये विष क्यों पी रहे हो श्याम? शराब? मैंने पूछा। हाँ, इतनी ना पियो श्याम कि सुध बुध खो बैठो। बैरी ताक में है, उनका ख्याल रखो। तुम जो मेरी मुहाफिज हो। हाँ, पर नित मुझसे भी भूल हो सकती है, तुम होश में तो रहा करो। वो बोली, होशो हवास खोने का मशवरा तो तुमने ही दिया था रूपा, मैं तो उस चीज से बहुत दूर था। उसकी दूसरी वजह थी। क्या वजह थी, मुझे बताओ। मैंने कहा, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे मन को जो रोग दिया था उसे दूर करने का यही तरीका था। मैं चाहती थी तुम गमों से दूर चले जाओ, कोई दुख तुम्हारे सीने को ना जलाए। मैं अब भी यही चाहती हूँ नाथ, परनित इतना नहीं कि तुम्हारे बैरी तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा दें। ओह, मैंने गहरी सांस ली। मेरे सामने रखा हुआ जाम अपनी जगह से उठा और जमीन पर उलट गया। मैंने उसे देखा लेकिन मुंह से उसके बारे में कुछ नहीं कहा। रिमेश और जैन हमारी बकवास से लापरवाह अपने मशागल में मगन थे। दोनों पी रहे थे, लेकिन हैरत की बात ये थी कि वो दोनों उस वक्त मुझे बिल्कुल भूल चुके थे। न जाने क्यों मैं उनके जहन से निकल गया था। ये भी शायद मेरी महबूबा रूपा का ही कारनामा था। उसकी खुशबू बदस्तूर नथनों से टकरा रही थी। उसने मुझे पुकारा, रंजीत क्या सोचने लगे? सोचने के लिए तो बहुत सी बातें हैं रूपा। मैंने अभी उसे प्यार से पुकारा। इस वक्त क्या सोच रहे हो? कहा ना, सोचने के लिए कोई एक बात थोड़ी है। मेरे पिताजी का अपकार, उनकी दुश्मनी, माताजी की मौत, अपनी बर्बादी, तुम्हारी दूरी, बहुत सी बातें हैं। मैंने जवाब दिया। इतनी सारी बातें मत सोचा करो सुंदर श्याम, थक जाओगे। मैं थक गया हूँ रूपा, मैं थकन महसूस करने लगा हूँ। नहीं श्याम जी, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। भगवान तुम्हें जीता रखे, जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी हो तुम्हारी, और मैं सदा तुमरे गुण गाती रहूं। तुम्हारी प्रेम पुजारन बन मन मंदिर मुस्काती रहूं, नाचती रहूं तुम्हारे चरणों में। भगवान ने चाहा तो तुम सारे कष्ट भूल जाओगे और हर विजय तुम्हारी होगी। मैं उसके लहजे के खुलूस, उसकी बातों के प्यार की हल्की हल्की आंच महसूस कर रहा था। शयानी, उसने मुझे मुखातिब किया। क्या बात है रूपा? इस समय मैं तुम्हें एक बात बताने आई हूँ। बताओ, रात को तुम्हें खतरा है। ओह, पिताजी की तरफ से? मैंने चौंक कर पूछा। हाँ, क्या तुम मुझे उस खतरे की नोयत बताओगी? मैंने खला में आंखें फाड़ते हुए कहा। ये दोनों गंदे इंसान, जैन का अपना कोई किरदार नहीं, दौलत की एवज तुम्हारी जान के दुश्मन बन गए हैं। रूपा ने नफरत से कहा। कौन दोनों? मैंने ताज्जुब से पूछा। अरे यही दोनों, जिनमें से एक तुम्हारे पास मौजूद है और दूसरा न जाने कहां कहां मारा मारा फिर रहा है। ओ, जैन और उसका साथी? हाँ, रूपा ने जवाब दिया और मैं ताज्जुब से दंग रह गया। ये इंकिशाफ मेरे लिए वाकई हैरत अंगेज था। ये दोनों, जिनका ताल्लुक हमारे वतन से भी नहीं था, बल्कि एक तरह हमने उनकी मदद की थी, हमारे दुश्मन क्यों बन गए? लेकिन रूपा ने एक लफ्ज और भी तो इस्तेमाल किया था। वो लफ्ज था दौलत। हाँ, खुशकी और पानी की उस जमीन पर रहने वाले जो इंसान कहलाते हैं, उन्हीं सुनहरी सिक्कों के गुलाम हैं। सिक्के ही उनके लिए इक़दार मुतय्यन करते हैं। ये सिक्के ही उनकी जिंदगी की सड़क बनाते हैं और वो उन्हीं सुनहरे सिक्कों की सड़क पर दौड़ते चले जाते हैं। मोहब्बत के जज्बे से बेनियाज होने की चमक के सहारे खा ये चमक उन्हें कहीं ले जाए। चुनाचे ये दोनों, जिन्होंने यूं भी ये इखलाकी कदर को ठोकर मार दी, जो इंसानियत का मजाक उड़ाने के लिए निकल आए, जो कुछ भी करते कम था। और फिर मेरे जहन की बहुत सी गिरें खुल गईं। मैं तो भूल ही गया था हालात क्या थे, जैन को हम क्या समझ कर लाए, और ये और वो सब कुछ जो उनके नाम से वाबस्ता था। ओ, न जाने क्यों जहन पर गर्द आ पड़ी थी। मैंने जैन और रिमेश की तरफ देखा। वो बेचारा 100% औरत के चक्कर में पड़ा हुआ था, और औरत के चक्कर में पड़कर इंसान हमेशा सुध बुध खो बैठता है। बड़ी गहरी सोचों में गुम हो शयानी? रूपा ने पूछा। हाँ रूपा, मैं बहुत गहरी सोच में गुम हूँ। मुझे कोई काम बताओ शयानी। तुम्हारी यही मेहरबानी क्या कम है रूपा कि तुम बर वक्त मुझे आकर हालात से आगाह कर देती हो। हालांकि मेरे इल्म में ये बात आ चुकी थी कि ये लोग मशकूक हैं, लेकिन ना जाने क्यों मैं सब कुछ भूल गया था। मैं जाऊं मेरे मन मंदिर के देवता? जाओ रूपा, तुम मेरे मन को ऐसी फांस हो जो दिन रात मेरे दिल में चुभती रहती हो, लेकिन मैं एक ना एक दिन इस फांस को निकाल लूंगा। अभी वक्त नहीं है, लेकिन एक दिन ये वक्त जरूर आएगा। हाँ, समय जरूर आएगा। मगर तुम ये क्यों भूल जाते हो प्रेमी कि मैं भी तो यही चाहती हूँ? तो फिर मेरे पास क्यों नहीं आ जाती? मेरी आंखों की रोशनी क्यों नहीं बन जाती? समय, अभी समय नहीं आया है। मुझे क्षमा कर दो।
मैं मशरिक की औरत हूँ और मशरिक की औरत एक बार प्रेम करती है, जन्म जन्म के लिए, फिर कभी वो किसी दूसरे मर्द का ख्याल ही नहीं करती और ना ही वो ये चाहती है कि उसका मर्द किसी दूसरी प्रेमिका की आगोश में हो। लेकिन मैंने तुमसे खुद कहा कि तुम दरख्तों के सारे फल चख लो। जानते हो क्यों? जानना चाहता हूँ रूपा। इसलिए कि मैं अभी तुम्हारे पास नहीं आ सकती। अभी तो तुम्हारे पास आने के लिए मुझे बहुत से रास्ते पार करने हैं, मगर वो मेरा काम है। तुम मुझे मेरे कामों के लिए छोड़ दो, अपने जीवन की रक्षा करो। ओह रूपा, तुम्हारा मन भी तुम्हारी आवाज की तरह सुंदर है। तुम्हारी शक्ल भी जरूर सुंदर होगी। काश मैं उसे देख सकता। अवश्य देखोगे नाथ, चिंता मत करो। अब मैं जाती हूँ। अच्छा रूपा, भगवान रक्षा करे, मैंने कहा और खुशबुएं दूर होने लगी। लिबास की सरसराहट, कदमों की चाप, उस वक्त उसका हेयोला नुमाया नहीं था और ये सब कुछ ओझल हो गया और गिलासों की खनक सुनाई देने लगी। मैंने इस बात को भी महसूस किया, जब वो थी तो सारी आवाजें कानों से दूर हो गईं। गोया वो माहौल की मलका थी और उसकी मौजूदगी में सारे माहौल पर सुकूत तारी होता जा रहा था। वक्त की गर्दिश उसके ताबे हो जाती और जब वो चली जाती और वक्त को आजादी मिल जाती। डार्लिंग, जेन की मदहोश आवाज सुनाई दी। उसने मुझे मुखातिब किया। मैं चौंक पड़ा। मैंने फौरी तौर पर ख्यालात जहन से निकाल दिए। मैं जानता था कि जेन बिलानोश है। शराब भला उसे क्या मदहोश कर सकती थी, और अगर वो मदहोश होने का मुजाहिरा कर ही रही है तो वो अदाकारी के सिवा कुछ भी नहीं। क्या बात है डियर? मैंने भी लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा। चालाकी के जवाब में अब मुझे भी चालाकी से काम लेना था और मैंने इसकी इब्तदा कर दी। रुक क्यों गए? पियो, जेन बोली। जाम खाली है डियर, मैंने जवाब दिया। ओ, मेरे होते हुए जाम खाली कैसे रह सकता है? उसने कहा और मेरे गिलास में शराब उंडेल दी। मैंने उसे दिखाने के लिए जाम उठा लिया और फिर मैंने उसे रिमेश की तरफ मुखातिब किया। उससे भी तो देखो, वो मुंह बसूर रहा है। ओ बेचारा साथी। जेन ने मुस्कुराते हुए रिमेश की तरफ देखा और वो उसके गिलास की तरफ मुतवज्जे हो गई। इस मौके से फायदा उठाते हुए मैंने अपना गिलास एक तरफ उंडेल दिया। रिमेश को बचाना अब बेकार था। वो तो डाउन हो चुका था। चुनाचा वो जो कुछ अब करना था तन्हा करना था। इसलिए मेरा जहन तेजी से सोच रहा था और मैंने दिल ही दिल में कई फैसले किए। जेन ने कई बार मेरा गिलास भरा और मैंने उसे दिखाने के लिए इतनी छोटी छोटी चुस्कियां ली कि उसे अंदाजा भी ना हो सका। बाकी शराब जमीन की नजर होती रही। फिर हमारे सामने की सारी बोतलें खाली हो गईं। तब जेन मुस्कुराई। वो खुद भी खासी नशे में मालूम होती थी। मिस्टर रंजीत, उसने मुझे पुकारा। हूँ, उसका नाम मुझसे नहीं बनता। क्या नाम है उसका? उसने रिमेश की तरफ इशारा किया। रिमेश, मैंने कहा। रा रिमेश बनता। उसने पेशानी पर हाथ मारा और मुस्कुराने लगी। चलो कोई बात नहीं, वो अब जुबान सुनने के काबिल भी नहीं रहा। उसे इशारों की जुबान समझाओ, मैंने कहा और वो गहरी निगाहों से मुझे देखने लगी। तुम्हारा क्या हाल है डार्लिंग? तुम मुझे ज्यादा नशे में मालूम नहीं होते। उसने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे देर से चढ़ती है, बस हाथ पाँव में सनसनाहट महसूस हो रही है। थोड़ी देर के बाद दिमाग भी माउफ हो जाएगा। मैंने जवाब दिया। तुम बहुत शानदार हो। ये हैसियत से मुझे अंदाजा हो रहा है कि तुम आहनी हिसाब के मालिक हो। वो बोली। ओ, अब ऐसी बात भी नहीं है। मुझसे ज्यादा ताकतवर तो तुम हो। मैंने हंसते हुए कहा। मैं? क्यों? उसने सवालिया अंदाज में पूछा। तुमने भी तो हमारे बराबर ही पी है। ओ, वो दूसरी बात है। क्यों? दूसरी बात क्यों है? हम लोग जो नशे करते हैं, शराब उनके आगे बेहैसियत है। वो नशे शराब से कहीं ही आगे होते हैं। चुनाचे शराब जहन पर हल्का सा सुरूर तो तारी कर देती है, बेहोश नहीं करती। खूब, मुझे तुम्हारे सच बोलने पर ताज्जुब है, मैंने कहा। दर हकीकत ये बात उसने सच कही थी और ये इतराफ बहरहाल दिलचस्प था। वो उठकर मेरे नजदीक आ गई और उसने मेरी गर्दन में बाहें डाल दी। दूर दूर क्यों हो डार्लिंग? शराब मुझ पर बेअसर है, शबाब नहीं। और तुम हिंदुस्तानी मर्द इतने भरपूर होते हो कि ये नशा तुम्हारे सामने दो आदशाह हो जाता है। आओ अब दूर ना रहो। ओह मेरा दोस्त, मैंने रिमेश की तरफ इशारा किया। वो आसमानों की सैर कर रहा है। तुम उसे जमीन पर ले आओ और जब वो जमीन की गहराइयों में दफन हो जाए तो मेरे कमरे में आ जाना, मैंने उठते हुए कहा। अरे नहीं डार्लिंग, आज तुम दोनों पार्टनर्स बन जाओ। तुमने रेसलिंग रिंग में दो पहलवानों को बैक वक्त लड़ते हुए देखा होगा। आज तुम दोनों बैक वक्त मुझसे मुकाबला करो। हमारे मुल्क में ये कुश्ती राइज नहीं है, ये मशरिक है। मैंने अपनी नफरत को दबाते हुए कहा और उसके दोनों हाथ झटक दिए। वो आंखें बंद करके बेहयाई से लेटी रही और फिर उसने दोनों शाने हिलाए। जैसे तुम्हारी मर्जी, उसने कहा और मैं रिमेश के पास पहुंच गया। मैंने रिमेश की जेबों से सारी करेंसी निकाल ली। रिमेश मुझे देखकर मुस्कुराता रहा। दिल ले लो पिताजी, जिगर ले लो, जान ले लो, जो मन चाहे ले लो पिताजी, जो मन चाहे ले लो। रिमेश ने अफसुर्दगी से कहा।
और मैं मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर आ गया। फिर मैंने नहायत खामोशी से दरवाजा बाहर से बंद किया। अभी इतना वक्त नहीं हुआ था कि बाजार बंद हो गए होते। बाहर निकलकर बस तेज रफ्तारी से चल पड़ा। अब मुझे कुछ मखसूस दुकानों की तलाश थी और इसलिए मुझे ज्यादा दूर ना जाना पड़ा। थोड़ी देर के बाद मैं एक रेडियो हाउस में दाखिल हो गया और वहाँ मुझे मेरी मतलूबा चीज मिल गई, जिसे मैंने मुंह मांगी कीमत पर खरीद लिया। ये एक बहुत छोटा सा लेकिन इंतहाई ताकतवर टेप रिकॉर्डर था। बाहर रुकना मुनासिब नहीं था, न जाने किस वक्त जेन का साथी वापस आ जाए। अपने कमरे के सामने पहुंचने से पहले मैं रिमेश के कमरे पर गया और इंतहाई बेआवाज और मोहतात तौर पर मैंने दरवाजा खोला। फिर अपने कमरे में वापस आ गया। लिबास तब्दील करके मैं बिस्तर में लेट गया। मेरे जहन में सैकड़ों ख्यालात आ रहे थे, न जाने कहाँ कहाँ के। बहरहाल मैं अपने आप को ज्यादा खुश नहीं पा रहा था। कमरे का दरवाजा मैंने खुला छोड़ दिया ताकि किसी को अंदर आने में दिक्कत पेश न आए, लेकिन मैं पूरी तरह आने वाले वक्त के इस्तकबाल के लिए तैयार खड़ा था। भरा हुआ पिस्तौल मैंने अपने नजदीक रख लिया। ऐसी जगह अगर जेन मेरे बिस्तर पर आ भी जाए तो उसे उस पिस्तौल का एहसास ना हो। उसके बावजूद मैं जिस वक्त भी चाहूँ एक लम्हे के लिए उसे निकाल लूँ और आने वाले पर इस्तेमाल कर सकूं। ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। थोड़ी देर के बाद कमरे के दरवाजे पर कदमों की हल्की सी चाप सुनाई दी। फिर यूं लगा जैसे किसी ने दरवाजे पर हाथ रखा हो। आने वाली अगर जेन नहीं है तो फिर उसका साथी ही हो सकता है और मैं बाहर सूरत इन दोनों के इस्तकबाल के लिए पूरी तरह तैयार था। मैंने इस अंदाज में आंखें बंद कर ली जैसे सो रहा हूँ, लेकिन आंखों की एक दर्ज खुली हुई थी, कुछ इस तरह के आने वाला मुझे पूरी तरह नजर आ सके। और इस दर्ज से मैंने आने वाले को देखा। जेन ही थी। अजीब लग रही थी उस वक्त। बेतरतीब बाल, बेतरतीब लिबास, चेहरे से अजीब तरह क्रह नजर आ रही थी। हो सकता है ये मेरी निगाहों का कसूर है, क्योंकि बहरहाल मैं एक मशरकी मर्द था और वो एक दूसरे मर्द के बिस्तर से उठकर आ रही थी। औरत की तौहीन, औरत की नुस्वानियत का बदनुमा दाग, मैंने सोचा और फिर मुझे खुद पर हंसी आ गई। चंद साथ के लिए मैं जेन की आमद को भूल गया और सोचने लगा कि मर्द मशरिक का हो या मगरिब का, आमतौर से औरत को अपना महकूम देखना पसंद करता है, सिर्फ थोड़ी सी तब्दीलियों के साथ। औरत भी तो बहरहाल उसकी मानिंद है। अगर एक मर्द 6 औरतों की आगोश अपना सकता है तो क्या एक औरत के जहन में ये बगावत पैदा नहीं हो सकती? बहरहाल उस वक्त ये सारी बातें फिजूल थी। मैं आंखों की दर्द से जेन को देख रहा था। जेन मेरे नजदीक आ गई। वो अंदाजा लगा रही थी कि मैं सो रहा हूँ या जाग रहा हूँ। फिर वो आहिस्ता से झुकी और उसने मेरे सीने पर हाथ रख दिया। मिस्टर रंजीत, मिस्टर रंजीत, उसने दोबारा मुझे आवाज दी, कि मैंने आंखें इसी तरह बंद कर ली जैसे गहरी नींद सो रहा हूँ या मैं पूरी तरह शराब के नशे में गर्क हूँ और होश का कोई वजूद नहीं। जेन ने कई बार मेरे सीने पर हाथ रखकर मुझे झंझोड़ा और जब उसे मुकम्मल तौर पर इस बात का एहसास हो गया कि मैं सो चुका हूँ तो फिर वो सीधी खड़ी हो गई। आंखों की दर्द से मैंने उसके चेहरे को देखा। उसके होंठों पर बारीक सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। गालिबन वो सोच रही थी कि काम बआसानी बन गया, लेकिन काम इतनी आसानी से तो नहीं बन सकता था। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था और उसके दूसरे इक़दाम का इंतजार कर रहा था। चुनाचा मैंने उसे दरवाजे की जानिब लौटते हुए देखा। ओह, अब यकीनन वो अपने साथी को बुलाने गई है, मैंने सोचा और मेरा हाथ पिस्तौल की तरफ रेंग गया। पिस्तौल का दस्ता मेरे हाथ की गिरफ्त में आ गया। मैंने आहिस्ता से उसे नीचे रखा और उसे थपथपाने लगा। मेरी निगाहें दरवाजे की तरफ निगरान थी और ज्यादा देर न गुजरी, दरवाजा फिर खुला। जेन और उसका साथी अंदर आ गए। जेन के साथी के हाथ में एक चौड़े फल वाली कुल्हाड़ी थी। गरीब लोग, मैंने दिल में सोचा, काम करने के लिए अपने पास एक सलेंसर लगा पिस्तौल भी नहीं रख सकते। बहरहाल मेरे लिए तो ये एक अच्छी बात थी। मैं इत्मीनान से लेटा हुआ इन दोनों को देखता रहा, जो मुझसे चंद गज के फासले पर आकर खड़े हो गए। क्या तुम्हें यकीन है कि ये पूरी तरह बेहोश है? जेन के साथी ने पूछा। तुम भी यकीन कर लो, जेन ने जवाब दिया। जेन का साथी मेरे नजदीक आया, झुका और फिर मेरे शाने पर हाथ रखकर उसने मुझे जोर जोर से हिलाया। लेकिन मैं आंख कहाँ खोलता और क्यों खोलता? तब वो मुतमईन अंदाज में सीधा खड़ा हो गया। वेरी गुड, काम बखूबी हुआ है, मैंने कहा। क्यों ना होता? जेन मुस्कुरा कर बोली। इस दौरान मेरा दूसरा काम हो चुका था। वो टेप रिकॉर्डर जो मैं खरीद कर लाया था ऑन हो चुका था और उनकी आवाजें बखूबी टेप हो रही थी। फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि ये लोग क्या सिर्फ मुझे ही कत्ल करना चाहते हैं या रिमेश को भी? और इस ख्याल ने मुझे बेचैन कर दिया। ओह, बड़ी गलती हुई थी। मैंने रिमेश की हिफाजत का कोई बंदोबस्त नहीं किया। हालांकि अगर मेरा अंदाजा दुरुस्त था तो रिमेश को कत्ल करने की कोशिश नहीं की गई होगी, क्योंकि इस सिलसिले में वो सिर्फ मेरी वजह से मुलविस था। बराह रास्त उसका इन मामलात से कोई ताल्लुक नहीं था। और फिर अगर एसपी शंकर राय भी इस मामले में इतनी ही दिलचस्पी ले रहा था
और उसने ये सब कुछ किया था तो कुछ भी हो वो अपने भाई को तो कत्ल करना पसंद ना करता होगा। लेकिन ये सिर्फ मेरे ख्यालात थे और मेरी बेचैनी अपनी जगह थी और अब मैं जल्द अज जल्द कोई कदम उठा लेना चाहता था। लेकिन मेरे कदम उठाने से पहले ही जेन के साथी ने कुल्हाड़ी उठा ली। उसने कुल्हाड़ी तो ली और मेरे ऊपर एक कारी ज़रब लगाने के लिए झुका। कुल्हाड़ी का फल तेजी से मेरी गर्दन की तरफ आया और मैंने तड़प कर बिस्तर से छलांग लगा दी। फल बिस्तर में पेवस्त हो गया, लेकिन उसके साथ ही जेन के मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। जेन का साथी बदहवास हो गया। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये बेहोश शख्स इतनी फुर्ती से बिस्तर से उठकर खड़ा हो जाएगा। दूसरे लम्हे वो बेइख्तियार पीछे हट गया। उसकी फटी फटी आंखें मुझे घूर रही थी। फिर उसकी निगाह मेरे हाथ में दबे हुए पिस्तौल पर पड़ी और वो जो दोबारा हमला करने का इरादा कर रहा था एकदम साकित हो गया। हवास तो पहले ही साथ छोड़ चुके थे। कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर गिर गई और खासी आवाज के साथ जमीन पर गिरी। मेरे होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट फैली हुई थी। क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या मैं इतना ही बेवकूफ नजर आता हूँ? मैंने कहा और दोनों सहमे हुए अंदाज में मेरी शक्ल देखने लगे। उनके मुंह से कोई आवाज न निकली। जवाब दो वरना। मैंने पिस्तौल हिलाया और इन दोनों के चेहरे दहशत से बिगड़ गए। मैं आहिस्ता आहिस्ता जेन के साथी के नजदीक पहुंच गया और उसका गिरेबान पकड़ लिया। फिर मैंने उसे एक जोरदार झटका दिया। वो मुंह के बल नीचे आ गिरा। तब मैंने उसकी पसली पर एक ठोकर रसीद की और उसके हलक से एक कराह निकल गई। वो सीधा हो गया। जेन सहमे हुए अंदाज में दीवार से जा लगी। दिल तो चाहता है कि तुम दोनों से कोई सवाल किए बगैर 3-3 गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूं, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। जवाब दोगे? मैंने पूछा और जेन के साथी ने दहशत ज़दा अंदाज में गर्दन हिला दी। जो कुछ हो चुका था वो इसकी तवक्को के खिलाफ था और उसके असाब खराब कर देने के लिए काफी था। किसकी इमा पर आए हो यहाँ? मैंने पूछा और उसने होंठों पर जुबान फेरते हुए जेन की तरफ देखा, लेकिन जेन में तो बिल्कुल ही हिम्मत ना रही। वो बुज़दिल मालूम हो रही थी। जवाब दो, उसकी तरफ क्या देख रहे हो? मैं गुर्राया। वो हमें नहीं छोड़ेगा, सफेद फार्म सहमे हुए अंदाज में बोला। किसकी बात कर रहे हो? मैं उसके बारे में कैसे बताऊं? सफेद फार्म बोला। ओह, तो तुम्हारा ख्याल है मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ, मैंने कहा और पिस्तौल का रुख उसके पैरों की तरफ करके एक फायर कर दिया। पिस्तौल में साइलेंसर लगा हुआ था जिसकी वजह से आवाज नहीं हुई। अलबत्ता गोली ने उसके पैर के नजदीक का प्लास्टर उधेड़ दिया। दोनों के मुंह से फिर चीखें निकल गई और मेरे होंठों पर सफाक मुस्कुराहट फैल गई। 1 मिनट के अंदर अंदर अगर तुमने मेरी बात का जवाब ना दिया तो मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, मैंने कहा। वो एसपी शंकर राय, नौजवान ने बताया। ओह, जिसने तुमको गिरफ्तार किया था? मैंने पूछा। हाँ। क्या कहा था उसने तुमसे? उसने हमें इस शर्त पर छोड़ा था कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूं। एसपी शंकर राय? मैंने फिर पूछा। हाँ। और क्या कहा था? बस इसके सिवा कुछ नहीं कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूं। वो मुझे यहाँ से निकल जाने देगा, सफेद फार्म ने बताया। दूसरी सूरत में वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करता? हमें एक तवील सजा हो जाती। क्यों? उसने 10 मन चर्स और सोना पकड़ा है जिसका पूरा सबूत उसके पास मौजूद है। हम उसे किसी तरह चैलेंज नहीं कर सकते। वो हमें भी सजा करवा देता। कोया, तुमने उससे सौदा किया है? हाँ, उसने यही शर्त रखी थी कि अगर मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा तो मेरा जुर्म छुपा कर मुझे निकल जाने देगा, उसने जवाब दिया। और अगर तुम इस सिलसिले में नाकाम रहे तो? उसने कहा था कि उसके हाथ बहुत लंबे हैं और ये दुरुस्त भी है। हमारे लिए ये मुल्क अजनबी है और वो यहाँ बड़ी हैसियत रखता है। तुम ये बात उसके सामने कह दोगे? नहीं, हमें इस तरह बेमौत ना मारो, वो गिड़गिड़ाया और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं उसकी आंखों में देख रहा था। फिर मैंने इसी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, और ये बात तुमने जेन को भी बता दी थी? हाँ, जेन ने इसीलिए तो मुझे शराब पिलाई थी। ये बात प्रोग्राम में शामिल थी। मैंने जेन को हदायत की थी कि वह तुम दोनों को खूब शराब पिलाए, यहाँ तक कि तुम मदहोश हो जाओ और हम आसानी से अपना काम कर सके। क्या एसपी शंकर राय ने तुम्हें रिमेश को कत्ल करने की हिदायत भी की थी? नहीं, बल्कि खसूसी तौर से उसके लिए मना कर दिया था कि उसे कोई नुकसान न पहुँचे। वो शायद एसपी का भाई है। अब बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं? मैंने पूछा और वो बेबसी से मेरी शक्ल देखने लगा। तब जेन आगे बढ़ी और मेरे करीब पहुंचकर मेरे बाजू पर होंठ रखते हुए बोली, हमें माफ कर दो डार्लिंग। ओह स्वीट जेन, तुम वाकई इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हारी हर बात मान लेने को दिल चाहता है। मैंने उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए कहा और मैंने उसको अपने साथी को आंख मारते देखा। गालिबन वो सोच रही थी कि काम बन रहा है और वो इस सिलसिले में अपने साथी को होशियार कर रही थी। बस मेरे लिए हमें माफ कर दो, जेन ने कहा। ठीक है, दूसरी तरफ रुख करो। वो मेरी बात ना समझ सकी। दूसरी तरफ रुख कर लो डार्लिंग, मैं तुम्हें अकब से देखना चाहता हूँ। ओ जरूर, मगर उसे कमरे से निकाल दो, जेन ठठक कर बोली। निकाल देंगे, तुम रुख तो बदलो, मैंने प्यार भरे लहजे में कहा और जेन ने रुख दूसरी तरफ कर लिया।
जो ही वो दूसरी तरफ मुड़ी, मैंने एक जोरदार लात उसकी कमर पर रसीद की और जेन एक बेइख्तियार चीख के साथ दूर जा गिरी। उसकी नाक में चोट लगी थी और उसके दोनों नथनों से खून की धारें निकल पड़ी थी। गधे की बच्ची, हम औरत के मामले में इतने उल्लू के पट्टे नहीं होते। तुम मुझे बेवकूफ बनाने चली थी, हालांकि मेरे लिए तेरा वजूद सिर्फ गवारा है उस शक्ल में जब कोई दूसरा ना हो। जेन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोश बैठी नाक से बहते हुए खून को साफ कर रही थी। उसका साथी अब भी दहशत ज़दा खड़ा मेरी शक्ल देख रहा था। मेरे कुछ और सवालात के जवाब दो, मैं गुर्राया। पूछो, उसने कहा। तुम्हारा ताल्लुक किस गिरोह से है? मैंने सवाल किया। एक बार फिर उसके चेहरे पर दहशत के आसार नजर आए और फिर वो जमीन पर बैठता चला गया। कुल्हाड़ी अब उससे ज्यादा फासले पर नहीं थी और वो किसी भी वक्त लपक कर उठा सकता था, लेकिन मैंने किसी किस्म का खतरा मोल लेना पसंद नहीं किया। हालांकि पिस्तौल की मौजूदगी में इसकी कोई कोशिश कामयाब ना होती। चुनाचा मैंने आगे बढ़कर कुल्हाड़ी उठा ली और उसे कमरे के एक गोशे में उछाल दिया जो जेन से भी दूर था। जवाब दो, मैंने पूछा। हाँ, हमारा ताल्लुक एक गिरोह से है। तुम्हारा सरबराह कौन है? हम उसे नहीं जानते। झूठ मत बोलो। मैं झूठ और सच में तमीज कर सकता हूँ, मैं गुर्राया। यकीन करो, हम तो सिर्फ आलाकार हैं। मामूली कारकुनों को सरबराह के बारे में कुछ मालूम नहीं होता। चर्च लेकर कहाँ जा रहे थे? स्पेन। कहाँ से लाए थे ये चर्च? खटमंडो से। और सोना? हम सोना स्मगल नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हारे पास से बरामद हुआ है। वो हमारे जाती अखराजात के लिए था और उसकी मिकदार ज्यादा नहीं थी। सोने के टुकड़े पर 2 लफ्ज कुंदा थे, HT। हाँ, ये लफ्ज हर टुकड़े पर होते हैं। इनका मतलब कोई नहीं जानता। मैं कहता हूँ, बकवास मत करो। तुम मुझे अहमक समझते हो? यकीन करो, इस SP शंकर राय ने तुम्हें मेरे पास भेजकर तुम्हारी मौत का सामान ही किया है। क्या मैं तुम्हें इन दोनों लफ्जों का सही मतलब बताऊं? तुम बता सकते हो तो जरूर बता दो, उसने किसी कदर मुतमईन लहजे में कहा। हेनरी थॉमस, जो तुम्हारे गिरोह का सरबराह है, मैंने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया और उसका चेहरा तारीक हो गया। क्या मैंने गलत कहा है मेरे दोस्त? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, लेकिन जवाब में वो थूक निगलने के सिवा कुछ न कर सका। अब आखिरी सवाल करूंगा और इसी सवाल पर तुम्हारी जिंदगी का इन्हसार है। वो सवालिया निगाहों से मुझे देखने लगा। हेनरी थॉमस कहाँ है? मैंने सर्द लहजे में पूछा। उसने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद कर लेने से बिल्ली नहीं चली जाएगी दोस्त, आंखें खोलो, मैंने गुर्राते हुए कहा। यकीन कर लो, यकीन कर लो, ये किसी को मालूम नहीं होता। वो छलावा है, वो किसी एक जगह नहीं रहता। पूरी दुनिया में उसके पांव फैले हुए हैं। इस वक्त वो कहाँ है? मैंने पूछा। मुझे नहीं मालूम, खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम, उसने खौफजदा लहजे में कहा। जैसे तुम्हारी मर्जी, मैंने सफाक लहजे में कहा। सुनो, सुनो तो सही, खुदा के लिए सुनो तो सही, वो घबरा कर बोला। SP शंकर राय ने और क्या कहा था? बस कुछ और नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ से तुम कहाँ गए थे? पहले SP के पास और उससे रकम लेकर फिर मैंने मंशियात खरीदी। क्या मंशियात? मैंने पूछा। इंजेक्शन, चर्च और दूसरी चीजें कहाँ हैं? मेरे कमरे में मौजूद हैं, उसने परेशान लहजे में कहा। मेरे सवालात उसकी समझ में नहीं आए। ये सवालात जाहिर है इस मौजू से मुतल्लिक नहीं थे, लेकिन मेरे जहन में एक खतरनाक मंसूबा उभर रहा था। न जाने क्यों मैं इस कदर दरिंदा बन गया। प्रेमा को मैंने नहायत आसानी से कत्ल कर दिया, हालांकि इससे कबल मैं एक नॉर्मल इंसान था और किसी ऐसी जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। लेकिन अब मेरे सोचने का अंदाज बदल गया। माताजी की मौत मेरी निगाह में इतनी सस्ती नहीं थी कि मैं उसे नजरअंदाज कर दूं। मैं उनके खून के एक एक कतरे की कीमत वसूल करना चाहता था और इसके लिए जो भी मेरा दुश्मन और मेरे पिताजी का आलाकार हो, मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं थी। मैं इन दोनों को कत्ल कर देना चाहता था और उनके साथ कोई हमदर्दी नहीं कर सकता था। ठीक है दोस्त, अब तुम आराम करो, मैंने कहा और अचानक आगे बढ़कर मैंने पिस्तौल का दस्ता उसकी गर्दन पर मार दिया। उसके हल्क से फिर एक चीख निकल गई और लगातार 2-3 फायर कर दिए। क्या तुमने उसे मार डाला? जेन खौफजदा आवाज में बोली। अरे नहीं मेरी जान, वो तुम्हारा साथी है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम बेहद खूबसूरत हो, लेकिन मुझे सिर्फ एक अफसोस है, तुमने खुद भी इसके साथ मिलकर इस साजिश में शिरकत की। नहीं, मैं तो इसकी महकूम हूँ, मैं उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकती। जेन बेहद खौफजदा नजर आ रही थी, लेकिन मेरी जहनी कैफियत इस वक्त अजीब हो रही थी। दिल के गोशे में रहम के जज्बात नहीं थे, बस एक अजीब सी दरिंदगी, एक अजीब सी सफाकी जहन में सरायत कर गई। मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरे सामने वाले इंसान ही ना हो, उनकी जिंदगी की मेरी निगाहों में कोई हैसियत ही नहीं थी और मुझे खुद भी इस कैफियत का पूरा एहसास था। लेकिन मैं बावजूद इंतहाई कोशिश के खुद को इस कैफियत के असर से आजाद नहीं करा सका। चुनाचा मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। जेन खुश्क होंठों पर जुबान फेर रही थी। तुम तो उसकी महकूम थी। हाँ, उसने फुसफुसी आवाज में जवाब दिया।
उसकी हदायत पर अमल करती थी? हाँ, क्या बताया था उसने तुम्हें? किस बात के बारे में? जेन ने बदस्तूर खौफजदा लहजे में पूछा। जब वो पुलिस के चुंगल से निकल कर आया था, उसने कहा था पुलिस अफसर से एक सौदा हो गया है। खूब, सौदे की तफसीलात तो बताई होगी उसने। सिर्फ इतना कहा था कि हमारी जान बच जाएगी और हमें बाहिफाजत यहाँ से निकल जाने का मौका मिल जाएगा और उसके एवज हमें इनमें से एक की जान लेना पड़ेगी, यानी मेरी। मैंने कहा हाँ, उसने यही कहा था। फिर उठकर चला गया था। मुझसे कहा गया कि मैं कोशिश करके तुम दोनों को इतनी शराब पिलाऊं कि तुम्हारे हवास कायम न रहें। इस तरह उसका काम आसान हो जाएगा। ठीक, बाकी तफसीलात मुझे मालूम है। अब तुम दूसरी बातें बताओ। हाँ, पूछो। अब तुम हमारे साथ क्या करोगे? तुम्हारे साथ? मैंने पुरख्याल अंदाज में उसकी आंखों में झांका और फिर बोला, तुम इतनी खूबसूरत हो जेन कि तुम्हारे साथ सिर्फ एक ही सलूक किया जा सकता है। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ओह थैंक यू डार्लिंग, मैं वाकई मजबूर थी, लेकिन तुम्हारे लिए अफसुर्दा जरूर थी। मुझे यकीन है तुम्हारा साथी काफी खतरनाक मालूम होता है। अगर तुम उसका कहना ना मानती तो तुम्हारे साथ भी बुरा सलूक किया जाता। क्यों? ये हकीकत है, लड़की जल्दी से बोली। तुम्हारा ताल्लुक भी बराह रास्त उसी गिरोह से है। बराह रास्त नहीं, बल्कि मैं अल्फ्रे की मार्फत इस गिरोह में शामिल हुई थी, जेन ने जवाब दिया। ओह, गिरोह का नाम क्या है? वर्ल्ड पीस के नाम से मशहूर है। क्या तुम भी सरबराह के बारे में नहीं जानती? और देखो, मैं झूठ बिल्कुल नहीं सुनूंगा और मेरे ख्यालात तुम्हारी जानिब से भी खराब हो जाएंगे। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। यकीन करो, सरबराह के बारे में शायद अल्फ्रे को भी मालूम ना हो। हेनरी थॉमस कौन है? मैंने पुरतजस्सुस निगाहों से उसकी सूरत देखते हुए पूछा। हेनरी थॉमस? जेन ने ताज्जुब से पूछा। हाँ, यकीन करो मैं नहीं जानती, उसने जवाब दिया। और मैंने कम से कम इतना अंदाजा जरूर लगाया कि इस सिलसिले में वो झूठ नहीं बोल रही। तो तुम गिरोह के बारे में और कुछ नहीं जानती? हाँ, सिवाय चंद मामूली बातों के मैं और कुछ नहीं जानती, जेन ने जवाब दिया। मामूली बातें कौन सी? मैंने पूछा। बस यही कि गिरोह हर किस्म की चीजों की स्मगलिंग करता है, जिसमें मंशियात से सोना, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात ग़िज़ाई इजनास भी शामिल होती हैं, जिस जगह जैसी भी जरूरत पेश आए। ओह, ये मामला है। हाँ, और मैं बस अल्फ्रे की वजह से इस गिरोह में शामिल हुई। बहुत छोटी सी थी कि अल्फ्रे से मेरे ताल्लुकात हो गए और उसके बाद मैंने भी उसके लिए अपना घर बार छोड़ दिया। और ये मुझे बाद ही में मालूम हुआ था कि वो स्मगलरों के किसी गिरोह से ताल्लुक रखता है। तो तुम अल्फ्रे से मोहब्बत करती थी? हाँ, उस वक्त जब जहन कच्चा था। और अब? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। अब तो मैं तुम्हें चाहती हूँ। वो मुस्कुराई और मैंने उसे अपने करीब घसीट लिया और फिर उसके बाद वही सब कुछ जो खलवत में होता है। लेकिन मेरे दिल में जो तासुरात थे वो अनोखे थे और आमतौर पर ऐसा नहीं होता जैसा कि मैं सोच रहा था। थोड़ी देर के बाद ये लड़की जिंदगी का आखिरी लुत्फ उठाने के बाद जिंदगी से हाथ धो बैठेगी। मैं अपने दिल में सोच रहा था। काफी देर तक हम दोनों मोहब्बत की सरगोशियां करते रहे। जेन बेहद खुश थी और अल्फ्रे इसी अंदाज में पड़ा हुआ था। फिर मैं जेन से अलहदा हो गया। मैं अपना काम मुकम्मल कर लेना चाहता था, चुनाचा मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया। जेन ने अपना लिबास दुरुस्त कर लिया और मुस्कुराती हुई निगाहों से मुझे देख रही थी। नींद आ रही है डियर रंजीत, उसने ठिंकते हुए कहा। फिक्र ना करो मेरी जान, मैं तुम्हें हमेशा के लिए सुला देता हूँ, मैंने पिस्तौल का साइलेंसर चेक करते हुए कहा। और जेन की आंखें ताज्जुब से फैल गईं। क्या मतलब? मैं गुर्राई हुई आवाज में बोला। मतलब ये कि तुमने मेरी जिंदगी लेने की कोशिश की, इसमें नाकाम रही और अब मैं तुम्हारी जिंदगी ले रहा हूँ। नहीं, जेन खौफजदा अंदाज में दीवार से टिक गई। बस मैं अपने दुश्मनों को जिंदा छोड़ने का आदी नहीं हूँ और आज से मैंने अपना ये असूल बना लिया। मगर मैं तो तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। मैं इस फरेब में नहीं आऊँगा डार्लिंग। यकीन करो रंजीत, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। मैं तुम्हें अपनी मजबूरी बता चुकी हूँ और मैं भी तुम्हें अपनी मजबूरी बता चुका हूँ। अगर दुश्मनों को जिंदा छोड़ने का असूल मैंने आज तोड़ दिया तो इसके बाद मैं इस पर कारबंद नहीं रह सकूंगा। तुम मुझे नहीं मार सकते। मार सकता हूँ डार्लिंग। देखो, इस पिस्तौल में गोलियां मौजूद हैं और जब गोली चलती है तो आदमी जरूर मर जाता है, मैंने अजीब से लहजे में कहा। मुझे खुद भी एहसास था कि इस वक्त मेरी जहनी कैफियत कुछ अजीब सी है। इससे कबल मैंने अपने दिल में इस कदर सफाकी लहजे में इस कदर दरिंदगी महसूस ना की थी। ना जाने कौन सा जज्बा ऊद कर आया था। बस दिल के किसी कोने में रहम का शायबा तक नहीं था। ये दोनों अफराद मेरे लिए हकीर से चूहों की हैसियत रखते थे और मैं इनकी किसी भी अदा से मुतासिर होने के लिए तैयार ना था। जेन का खौफजदा चेहरा, उसकी फैली हुई आंखें मेरे जहन पर कोई तासुर ना छोड़ सकी और अब मैं ज्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहता था। इसके अलावा अभी मैं रिमेश का पता लगाना चाहता था कि इसकी क्या कैफियत है, किस पोजीशन में है।
चुनाचा मैंने पिस्तौल सीधा किया और जेन की पेशानी का निशाना लेकर फायर कर दिया। जेन का मुंह एक लम्हे साकित हुआ और फिर वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। मुझे उसकी तड़प से जरा भी अफसोस ना हुआ, बल्कि यूं लग रहा था जैसे मैं जिंदगी का कोई दिलचस्प सा तमाशा देख रहा हूँ। और जब वो सर्द हो गई तो मैंने पिस्तौल के नाक को फूंक मारी और अल्फ्रे की तरफ मतवज्जा हो गया। सोए हुए आदमी तैयार हो जा, मैंने कहा और पिस्तौल की नाल उसकी तरफ कर दी। दूसरी गोली ने अल्फ्रे का भेजा भी फाड़ दिया और वो भी तड़पने लगा। लेकिन बेहोश आदमी को जान कुनी में मुब्तला कर देना मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया और मैंने दूसरी गोली उसके दिल के मकाम पर पेवस्त कर दी। उसने आखिरी हिचकियां ली और सर्द हो गया। मैं खामोशी से इन दोनों लाशों को देखता रहा। खून काफी मिकदार में फैल गया, लेकिन मुझे इस खून से जरा भी वहशत नहीं हो रही। शायद रंजीत प्रकाश के अंदर कोई नई शख्सियत तश्कील हो रही थी, एक अनोखी शख्सियत जो न जाने क्या नफ्सियाती हैसियत रखती थी। माँ जी की मौत और उस पर अपनी बेबसी का एहसास शदीद तर होता जा रहा था। अपनी कम मायगी का भी एहसास होता जा रहा था, जबकि मेरे मुकाबले पर मेरा करोड़पति बाप था जो दौलत के बल पर सब कुछ खरीदने की कुव्वत रखता था।